नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और बुलेटिन में सबसे पहले बात करने वाले हैं हम कोविड की। एक तरफ देखिए हरिद्वार में कुंभ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ होली का त्योहार आने वाला है। ऐसे में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। इसे देखते हुए केंद्र और राज्य लगातार लोगों को सावधान रहने और कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के अपील कर रहा है, निर्देश दे रहा है। लेकिन कुछ लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और सार्वजनिक स्थानों पर अक्सर लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के दिखाई दे रहे हैं। ऐसी तस्वीरें आपके सामने। उत्तराखंड में भी कोरोना के केसेस अब सामने आते जा रहे हैं। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के लगातार दिशा निर्देश जारी किए जाने के बाद भी लोग सतर्कता नहीं बरत रहे हैं। होली के सेलिब्रेशन पर भी फैसला हो सकता है, ये भी खबरें छनकर आ रही है। इसे लेकर शासन आदेश भी जारी कर सकता है। केंद्र के बाद राज्य सरकार भी फैसला ले सकती है। आइए सीधे रुख करते हैं मेरी सहयोगी भारती सकलानी की तरफ। देहरादून से हमारे साथ इसमें लाइव मौजूद है भारती सकलानी। ये वाकई में अब होली का त्योहार आने वाला है, महाकुंभ चल रहा है। अब ऐसे में होली के त्योहार को देखते हुए जहां पर कोविड को अब और भी ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि अब जो दूसरा जो स्ट्रेन है उसके लगातार मामले बढ़ रहे हैं, क्या फिर राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जा सकती है प्रदेशवासियों के लिए? देखिए 28 और 29 तारीख को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक आयोजन बैन कर दिए गए हैं, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मुंबई, ये वो राज्य हैं जहां के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। ठीक उसी तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी फैसला ले सकती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आप देखिए कंचन, किस तरीके से होली के सेलिब्रेशन यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं। उसमें भीड़ जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। अगर हम कॉलेजेस की बात करें, वहाँ पर भी स्टूडेंट्स आपस में होली सेलिब्रेशन कार्यक्रम जो है वो कर रहे हैं। पॉलिटिकल होली जो है वो लगातार देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों में, और कोरोना का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। केसेस लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए शासन की तरफ से फैसला लिया जा सकता है, गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की जा सकती है, क्योंकि 28 और 29 तारीख का दिन यहाँ पर जब होलिका दहन होगी और अगले दिन जब होली का सेलिब्रेशन होगा, उसको लेकर यहाँ पर शासन की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जा सकती है। क्योंकि लोग अब भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, मास्क लोग नहीं पहन रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा संक्रमण हो सकता है होली में। तो इसी को लेकर यहाँ पर शासन की तरफ से 1-2 दिन के अंदर कोई ना कोई फैसला लिया जा सकता है कंचन। 1-2 दिन में फैसला जो लिया जाएगा भारती सकलानी, वो देखा जाएगा कितना उसको सतर्कता से पालन करवाया जाता है प्रदेशवासियों की तरफ से। क्योंकि अब तक अगर हम तस्वीर देखें, जो महाकुंभ चल रहा है उसमें हमने अभी तक किसी साधु संत के चेहरे के ऊपर मास्क लगा हुआ नहीं देखा है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो आप भूल ही जाइए। तो ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती होली जैसे इस पर्व को मनाने के लिए, त्योहार को मनाने के लिए, जहां पर ना सिर्फ राज्य की भीड़ होती है बल्कि बाहर से भी, दूर दराज के लोग भी देवभूमि में होली मनाने आते हैं। तो लोगों से कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होने वाला है प्रदेश सरकार के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर साबित होने वाला है कंचन, क्योंकि इन्फोर्समेंट की ऑलरेडी हमारे पास कमी है। जो इन्फॉर्मेंस था वो जो है वो कुंभ में लगाया गया है। तो किस तरीके से लोगों को यहाँ पर जागरूक किया जा सके, जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं उन पर यहाँ पर कार्रवाई की जा सके, चालान यहाँ पर उनके काटे जा सके, ये भी एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर हो सकता है। तो वही अब प्रदेश सरकार उसी पर यहाँ पर मंथन कर रही है कि किस तरीके से अपने इन्फोर्समेंट को बढ़ाया जाए, लोगों के बीच में ये जागरूकता यहाँ पर फैलाई जा सके कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क चेहरे पर जरूर लगाएं, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं एक खतरा जो है वो लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको लेकर प्रदेश सरकार के सामने भी बड़ा चैलेंज है कि कैसे वो लोगों को यहाँ पर समझा पाए कि आपको कोविड नियमों का पालन करना ही है। तो अब 1-2 दिन में जो ये गाइडलाइंस जारी होगी वो होली के मद्देनजर खास तौर पर यहाँ पर की जाने वाली है, क्योंकि होली के सेलिब्रेशन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता है। तो उसको लेकर जो है दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जा सकते हैं। भारती सकलानी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। देहरादून से खबर है जहां पर शस्त्र की दुकानें बंद रहेंगी। 2 दिन बंद रहने वाली हैं अस्त्र शस्त्र की दुकानें। 28 और 29 मार्च को बंद रहने वाली हैं दुकानें। होली को देखते हुए फैसला लिया गया, सभी दुकानें बंद रहेंगी। डीएम ने इसके ऊपर आदेश भी जारी कर दिए हैं। देहरादून से एक खबर जहां पर जंगल में लग गई भीषण आग। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। लाडपुर के जंगलों की तस्वीरें आप देखेंगे जहां पर भीषण आग लगी है।
अब बड़ी बात यह कि ये आग की जो लपटें हैं पेट्रोल पंप के पास तक पहुंच चुकी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया, वरना आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। यह रायपुर इलाका है जहां पर आग लगी है। देहरादून के रायपुर इलाके की तस्वीरें आपके सामने। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया फायर ब्रिगेड की टीमों के द्वारा, क्योंकि ये आग की लपटें, ऊंची ऊंची आग की लपटें पूरे जंगल को घेरते हुए पेट्रोल पंप की तरफ बढ़ चुकी थी। पौड़ी जिले के पिठाड़ी इलाके से खबर, जहां पर तरपालीसैंण में पुलिस ने युवक और युवती की नरकंकाल बरामद किए हैं। दोनों नरकंकाल प्रेमी युगल के बताए जा रहे हैं, जिन्हें गांव से 2.5 किलोमीटर दूर एक गुफा से बरामद किया गया है। खबर यह भी आ रही है कि 2 महीने पहले घर से ये दोनों अचानक से लापता हुए थे। तरपालीसैंण निवासी मृतक युवक और युवती शादी करना चाहते थे, लेकिन परिजनों के राजी नहीं होने के बाद दोनों अचानक से गायब हो गए और अब 2 महीने के बाद इनके कंकाल बरामद किए गए हैं। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। वो दोनों लड़का लड़की का है, आइडेंटिफाई भी हो गया है, वहाँ गाँव के क्षेत्र का है। एंड उनका दोनों परिवार से बात हो गई। उन लोगों ने पता था जनवरी में ये दोनों दोनों के बीच में अफेयर थे, ये दोनों ही घर से भाग गया था, बट पुलिस के पास अभी तक कोई सूचना नहीं था। अभी हम पोस्टमार्टम करके इसके बाद हम उसमें जांच की कार्रवाई शुरू करेंगे। रुड़की से खबर है, जहां पर भगवानपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक स्मैक तस्कर महिला को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लगभग 143 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं पकड़ी गई महिला का आरोपी पति अभी भी फरार है। फिलहाल पुलिस आरोपी महिला के फरार पति को ढूंढने में लगी हुई है और महिला का भी आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है। आरोपी महिला से पूछताछ के बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला इसमें स्मैक से रिलेटेड है, जिसमें एक महिला को अरेस्ट किया गया है, जो करीब 143 ग्राम हम लोगों के द्वारा स्मैक पकड़ी गई है। उसमें जो इसका हस्बैंड है राशिद, वो फरार है। इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। साथ में अगर और भी जो लोग इसमें शामिल हो गए उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट में भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से खबर, तीरथ सिंह रावत सरकार ने ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए पैसा रिलीज कर दिया है। ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए जो पैसा रिलीज किया गया है, उसमें आपको बताएं कि प्रदेश की 27 नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए ये पैसा हुआ है रिलीज। स्थानीय निकायों को 30 करोड़ रुपए मिलने वाला है। कूड़ा डिस्पोजल के लिए जगह हो सकती है तैयार। वहीं हरिद्वार के कूड़े के निस्तारण के लिए 19 करोड़ मंजूर किए गए हैं। 18 करोड़ रुपए पलायन रोकथाम के लिए पैसा रिलीज किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बागेश्वर में गार्ड ऑफ ऑनर लिए जाने पर खेद जताया। पिथौरागढ़ पहुंचे मदन सिंह कौशिक ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के पहले मंत्री रहे थे। ऐसे में जब वो बागेश्वर पहुंचे तो वहां गार्ड ऑफ ऑनर की पूरी तैयारी की गई थी, जिसका एहसास उन्हें भी नहीं हो पाया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ऑनर का जहां तक सवाल है, ये सही है कि लगातार इतने दिनों तक मंत्री में रहा हूं, जब मैं वहां देखा कि वो सारी तैयारी थी तो थोड़ा मुझे भी उस चीज का एहसास करना चाहिए था, जो मैं नहीं कर पाया, और वो नहीं होना चाहिए। सल्ट उपचुनाव की अब बात करें तो इसमें मंगलवार को यानी कि कल नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किए गए हैं। सोर्सेज बता रहे हैं कि बीजेपी विधायक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना को प्रत्याशी बनाने का मन बना चुकी है और इसके औपचारिक घोषणा का बस इंतजार किया जा रहा है। महेश जीना कारोबारी हैं, जिनका दिल्ली में कारोबार है। वो सुरेंद्र सिंह जीना के चुनावों में उनका मैनेजमेंट संभालते रहे हैं। हालांकि उनकी अपनी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है, लेकिन पार्टी मन बना रही है इनको टिकट देने का। खाने में जायका बढ़ाना हो या फिर शरीर को तंदुरुस्त रखना हो, घी हर परिवार की जरूरत है। सेहतमंद रहने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी की आमतौर पर कीमत 500 से 700 रुपए किलो होती है, लेकिन पहाड़ के बद्री गाय की घी की कीमत 5500 रुपए किलो है और इसकी डिमांड भी बहुत है। देखिए रिपोर्ट।
चंपावत के नरियाल गांव के पशुपालन प्रजनन केंद्र में पल रहे बद्री गाय का घी दूसरे गायों की तुलना में बेहद खास है। दिन में सिर्फ 3 से 4 लीटर दूध देने वाली बद्री गाय का घी आम गायों के घी से कई गुना ज्यादा महंगा है। गाजियाबाद की एक कंपनी 5500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद रही है, तो वहीं भारतीय नस्ल की ये बद्री गाय स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी बन रही है। फायदा है कि कुछ लोगों को, कुछ स्थानीय लोगों को, महिलाओं को यहाँ पे रोजगार मिला है। जैसे कि बद्री नस्ल की गायें हैं, इस प्रजाति को गवर्नमेंट ने प्रोत्साहन के रूप में, ताकि ये विलुप्त ना हो, इसलिए बद्री गाय यहाँ पे रखी हैं। सर, हम बद्री गाय का घी 3 दिन तक उसे जमा करते हैं। तीसरे दिन उसको बिलोते हैं। बिलोने के बाद उसको हम मक्खन निकाल के उसको पका लेते हैं। मक्खन घी को हम छान के अलग एक कैन में डाल के उसको इकट्ठा कर लेते हैं, जो यहाँ सीधे सस्ता गाजियाबाद को जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बद्री गाय का घी इतना महंगा क्यों है। डॉक्टर बताते हैं कि आम गायों की तुलना में बद्री गाय के दूध में A2 प्रोटीन के अलावा दूसरे पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसी नस्लें हैं जो इंडिया की नस्लें हैं, जैसे बद्री गाय है हमारी जिनमें से एक, उनमें A2 मिल्क पाया जाता है। A2 प्रोटीन ये कई सारे रोगों की लड़ने में, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में शरीर की मदद करता है। बद्री गाय के दूध और घी की मिल रही कीमत ने यहाँ भारतीय नस्ल की बद्री गाय की डिमांड बढ़ा दी है। वहीं दूध में पाए जाने वाला A2 प्रोटीन सेहत को तंदुरुस्त रख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए चंपावत से कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों के सैंपल की जांच को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। विभाग का कामकाज इतना धीमा है कि पिछली होली दिवाली में फूड प्रोडक्ट के लिए सैंपल की रिपोर्ट इस होली में आ रही है। रिपोर्ट देखिए। त्योहारी सीजन में अपनी वाहवाही लूटने के लिए खाद्य विभाग स्पेशल ड्राइव से लेकर छापेमारी तक करता है, लेकिन उसके रिजल्ट को लेकर खुद विभाग भी सोचता है। जिन फूड प्रोडक्ट्स की सैंपलिंग रिपोर्ट 2 हफ्ते के अंदर आ जानी चाहिए, उसका महीनों और कभी कभी तो 1 साल तक पता ही नहीं चल पाता। रुद्रपुर लैब में प्रदेश भर के सैंपल भेजे जाते हैं। यहाँ से रिपोर्ट आने में 1 साल तक का वक्त लग जाता है, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे हैं। लैब जो हमारी जांच प्रयोगशाला है, उनके द्वारा जो है, क्योंकि सैंपल्स काफ़ी बड़ी मात्रा में पूरी स्टेट से जाते हैं और अधिनियम में भी प्राविधानित है कि वो अतिरिक्त समय ले सकते हैं, और उनके द्वारा जब भी हम कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं तो उनके द्वारा ये बताया जाता है कि वहाँ पर एक तो अत्यधिक मात्रा में सैंपल जांच हेतु प्राप्त होना और थोड़ा सा जो है मैन पावर की शॉर्टेज होना भी उल्लेखित किया जाता है। वहीं पिछले 30 साल से फूड प्रोडक्ट पर काम कर रहे डॉक्टर भी मानते हैं कि कई बार सरकार को बताया गया है कि सैंपल रिपोर्ट 2 हफ्ते में आना जरूरी है, ताकि ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लिया जा सके। सैंपल रिसीव होता तो कम से कम 2 हफ्ते में रिपोर्ट आ जानी चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि 3 महीने में या 1.5 साल में आ रही है। और कई बार तो टेस्टिंग के बाद अगर जितना टाइम लगाते हैं ना, तो उसकी केमिकल डिटोरेट कर जाते हैं। जो रिपोर्ट 14 दिन के अंदर आ जानी चाहिए, वो अगर 1 साल में आएगी तो विभाग पर सवाल तो उठेंगे ही, और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से कैमरा पर्सन भारत शर्मा के साथ भारती सकलानी की रिपोर्ट। पौड़ी के पर्यटन स्थल खिरसू से खबर, जहां पर जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के मद्देनजर आयोजित किया जा रहा बर्ड वॉचिंग ट्रेनिंग कैंप अब ये संपन्न हो गया है। कैंप के दौरान खिरसू में मौजूद विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों की ट्रेनिंग के दौरान जानकारी मिलने के बाद युवा सरकारी प्रयासों से खासे खुश नजर आए। चिड़िया बहुत कम समय पर बैठती है एक जगह पर, वो उड़ जाती है। सबसे पहले एकाग्रता आपको करनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छे फोटोग्राफर या अच्छे बर्ड वॉचर बन सकते हैं। इसका फायदा इन बच्चों को जाएगा। जब जो भी टूरिस्ट आता है उनको भी चिड़िया दिखाएंगे तो उससे फायदा है, उनको आपका एक रोजगार स्टार्ट हो जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो आयोजन किया सरकार ने, तो इससे जो यूथ है आजकल, उन्हें इम्पोर्टेंस पता नहीं चल पाती है कि ये ऐसी योजनाएं भी हैं जिससे वो रोजगार पा सकते हैं। मतलब ये अलग अलग जो प्रजातियां होती है, अगर हमें इनके बारे में जानकारी है ना, तो हम 100% लोगों को इसकी जानकारी दे सकते हैं सर। और इसी के दौरान हम अपना भी रोजगार कर सकते हैं कि हम उन्हें जानकारी दे सकते हैं। ऋषिकेश में गंगा राफ्टिंग को लेकर टिहरी प्रशासन ने नीम बीच पर राफ्टिंग कराने का निर्णय लिया है। प्रशासन का यहां पर तर्क है कि खारा स्रोत के आसपास राफ्टिंग की गाड़ियों की भीड़ से लगातार जैम की स्थिति बनी रहती है, और इसीलिए 3 किलोमीटर पहले नीम बीच पर एंडिंग पॉइंट कर दिया जाएगा। राफ्टिंग व्यवसायी प्रशासन के इस कदम से नाराज हैं। उनका कहना है कि ऐसे में यात्रियों को मुसीबत झेलनी पड़ेगी।
नहीं होना चाहिए था, क्योंकि नीम बीच पर इतनी गाड़ियों की पार्किंग है नहीं है, क्योंकि 600 यहाँ 600 राफ्टें हैं और 600 गाड़ियाँ वहाँ पर इतना पार्क नहीं हो पाएंगे। वहाँ पर पैदल आएंगे यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से और वहाँ का डिस्टेंस आपका 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बरसों से राफ्टिंग यहाँ पर खारासूद और बस पार्किंग पर एंड होती थी, लेकिन सरकार ने यहाँ जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन्होंने जो ये फैसला लिया बहुत दुखद फैसला है। इससे जाम दूर नहीं होगा बल्कि जाम की स्थिति और बढ़ेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद खबर कोटद्वार से है, जहां पर लैंसडाउन के जयहरीखाल में हुए होली मिलन समारोह में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई हैं। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ टिकट की दावेदारी कर रहे तमाम नेता एक मंच पर एक साथ नजर भी आए हैं। लंबे समय के बाद ये पहला मौका इस तरह की तस्वीर सामने आई और इस तरह से एकजुटता देखने को मिली। वहीं टिकट की दावेदारी ज्योति रौतेला ने कांग्रेस के एकजुट होने का दम भरा। से हमारे ब्लॉकों में कोई पैसा महिला मंगल दलों के लिए नहीं आ रहा है, तो हमारी मातृशक्ति ने मेरे लिए बार बार कहा कि प्रमुख जी आप कार्यक्रम रखिए जंक्शन जो पहले होते थे कांग्रेस के शासनकाल में, इसलिए मेरे द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और हमने कहा इसी के साथ साथ होली मिलन का कार्यक्रम भी हो जाएगा। नहीं कोई मनमुटाव नहीं। देखिए खाली सीट है और खाली सीट है तो लोगों का एक ऑप्शन है कि चलिए दावेदारी करते हैं, और दावेदार ज्यादा होने से फायदा है क्योंकि जितने दावेदार होंगे उतने क्षेत्र में एक्टिव होंगे। कांग्रेस की बात करेंगे तो कम से कम लोगों के पास हर जगह कांग्रेस के लोग पहुंच रहे हैं, तो कोई मनमुटाव नहीं है। जिसको टिकट होगा पूरा संगठन। अब आइए आपको प्रदेश की फटाफट खबरें दिखा देते हैं। पहाड़ एक्सप्रेस में खटीमा में मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों को तहसीलदार और नायब तहसीलदार पद पर तैनाती देने का विरोध जारी है। पिथौरागढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह कौशिक के स्वागत में बाइक रैली के दौरान ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। चमोली के निजमुला घाटी में ग्रामीणों को जंगलों के बचाव के लिए ही जंगली वनस्पतियों से स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चमोली के पोखरी विकासखंड के बमोत गांव में सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने से लोगों में नाराजगी देखी गई। उत्तराखंड भुलेख स्वर्गीय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले राजस्व कर्मचारियों ने धरना दिया है और तहसीलदारों के काम प्रशासनिक अधिकारियों से कराए जाने का विरोध किया है।